आज का हमारा टॉपिक है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसका सेकंड पार्ट आज हमको लेके चलना है। इसमें हम जिन टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं वो है किशोरावस्था और व्यसन, एक बहुत बड़ा रोग है कैंसर, उसके बारे में, उसके लक्षण और उसके निदान, और एक है स्व उपचार। स्व उपचार मतलब खुद के द्वारा अपना उपचार करना, उसके जितने वे नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किशोर अवस्था और व्यसन के बारे में। तो बाल्या अवस्था से लेकर अधेड़ अवस्था, इन सब की जो बीच की उम्र है वो कहलाती है किशोर अवस्था, जिस उम्र से अभी आप होकर गुजर रहे हैं। तो इस समय क्या होता है, ये जो उम्र रहती है बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति की रहती है। जिज्ञासु का मतलब होता है हर चीज को जानने की इच्छा होती है, और इसी जानने की इच्छा के कारण क्या होता है कि कुछ गलत चीजों की ओर आकर्षित होता है, या अपने दोस्तों के संगति के कारण, अपने आसपास के गलत संगत की वजह से वो उनके प्रति उसका इंटरेस्ट जागता है या उत्सुकता जागती है कि ये होता क्या है। और धीरे धीरे क्या करता है, वो उन चीज़ों का सेवन करने लग जाता है। पहली बार ये होता है कि एक बार कोशिश करता है कि इसका टेस्ट देखा जाए या इसको लेने के बाद कैसा अनुभव होता है, और उसके पश्चात क्या होता है, धीरे 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 लगातार इसकी जो मात्रा है वो बढ़ती चली जाती है, और एक सीमा ऐसी आती है कि जब जो किशोर है वो उसका आदी हो जाता है, और यही कहलाता है एडिक्शन, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता है। तो ये जो व्यसन है वो अलग अलग रूपों में लिया जा सकता है, चाहे वो दवाओं के रूप में ले, या फिर अल्कोहल के रूप में ले, या फिर सिगरेट और तंबाकू किसी रूप में। यदि किसी चीज का की अति की जाए, किसी चीज का बहुत अधिक सेवन किया जाए जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, तो वो चीज कहलाती है व्यसन। तो इस व्यसन में सबसे पहले लेते हैं हम ड्रग के बारे में। ड्रग जो होता है, अब जब मनुष्य है वो जीवित प्राणी है, तो क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां उसको लगातार घेरते चली जाती हैं। कभी ना कभी वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होता है। तो इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या करता है, वो अलग अलग औषधि का उपयोग करता है। ये औषधियाँ उसकी बीमारी का तो इलाज कर देती है, लेकिन क्या होता है कि यदि इसी औषधि को बहुत लंबे समय तक यूज किया जाए तो वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है और उसके बगैर रह नहीं पाता। तो फिर यदि वो नहीं लेगा तो क्या होता है, उसको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ये सब सिम्टम्स होते हैं, और उसे दूर करने के लिए फिर से उन्हीं दवाओं का उपयोग करते हैं। तो इन्हीं दवाओं का जब लगातार उपयोग किया जाए जिसके बगैर रहा नहीं जा सकता, तो उसको वो कहलाता है व्यसन या एडिक्शन कहलाता है। और इसी औषधि को जिसका उपचार किया जाता है तो वो कहलाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्रग, जिसका सेवन आजकल किशोर अवस्था में बहुत अधिक किया जा रहा है। ये जो इसके अलग अलग टाइप्स हैं इस ड्रग के, सबसे पहला है सेडिमेटिव, दूसरा डिप्रेसेंट, तीसरा स्टिमुलेंट, और चौथा होता है हेलुसिनेटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं सेडिमेटिव के बारे में। ये सेडिमेटिव टाइप की जो ड्रग रहते हैं ये शामक औषधि रहती है। शामक औषधि, इसका उपयोग किया जाता है निद्राकारी दवा के रूप में। निद्राकारी का अर्थ होता है नींद लाने वाली। ऐसी दवा, डॉक्टर्स ऐसी दवा प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्हें नींद नहीं आती है, तो उन्हें नींद की गोलियां देते हैं जिससे वो रात भर आराम से सोया रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसका वो एडिक्ट हो जाता है, आदी हो जाता है। शुरू में वो एक टैबलेट लेता है, उसे नींद आ जाती है, कुछ दिन बाद उसकी मात्रा 2 हो जाती है, फिर उसके बाद 3 हो जाती है। ऐसा लगातार लेते लेते क्या हो जाता है, उसका शरीर उसी का आदी हो जाता है, उसके बगैर उसे नींद नहीं आती। यदि वो नहीं लेता है तो उसको बेचैनी होने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है। तो इस प्रकार की औषधियाँ वो कहलाती है सेडिमेटिव। उसके बाद अगला है डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट को लिया गया है डिप्रेशन से। डिप्रेशन मतलब होता है अवसाद। तो ऐसे व्यक्ति जो अवसाद से ग्रसित है, तो जो चिकित्सक रहते हैं उन्हें आराम की दृष्टि से क्या करते हैं कि उन्हें पर्याप्त आराम चाहिए रहता है, तो उन्हें कुछ दवाएं देते हैं जिससे वो अपनी नींद, भरपूर नींद कर लेते हैं। लेकिन यदि लगातार इसका उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या हमारा जो ब्रेन है उससे प्रभावित होता है, उसकी क्रिया विधि है वो कमजोर पड़ जाती है। और यदि लगातार इसका सेवन किया जाए तो उससे याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, और बोलने में क्या होता है, हकलाहट महसूस होती है। जो व्यसन करने वाला है वो क्या करता है, अटक अटक के बोलता है, इसको हकलाना कहा जाता है। तीसरा है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का अर्थ है
स्टिम्यूल या फिर स्टिमुलेट करने वाला। स्टिमुलेट मतलब उत्तेजित करने वाला। ये जो औषधियां हैं ये उत्तेजित करने वाली रहती है। कैसे उत्तेजित करेंगी? जो किशोर रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने मांसपेशियों को बढ़ाने का काम करते हैं। इससे मांसपेशियां जो होती हैं वो मजबूत होती हैं। और मांसपेशियों के मजबूत के साथ साथ क्या होता है कि खेल का जो मैदान रहता है वो अपने आप को उसमें दिखाना चाहते हैं, अपनी आक्रामकता खेल के मैदान में दिखाना चाहते हैं। और इन दवाओं के उपयोग से क्या होता है, उसमें यानी स्फूर्ति का बहुत अधिक स्फूर्ति बढ़ जाती है। वो भरपूर अपनी पूरी शक्ति लगा के वहां पर खेल के मैदान में उतरते हैं। तो ये कहलाता है स्टिमुलेट। तो ये जो रहता है इसका एडिक्शन नहीं होता है, ये क्या करता है, स्फूर्ति बढ़ाता है और साथ में अपनी आक्रामकता को दिखाने के लिए इसका उपयोग करते हैं स्टिमुलेंट का। तो इसका उपयोग अधिकांश एथलीट्स के द्वारा किया जाता है। आपने देखे होंगे कि ये एथलीट है वो डोपिंग टेस्ट जो होता है उसमें पकड़ा गया और उसे उस खेल से बाहर कर दिया गया। डोपिंग कुछ दवाएं जो रहती हैं वो एथलीट्स के लिए या खिलाड़ियों के लिए बैन रहती है, जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अर्थात कि जब कोई खिलाड़ी यदि मैदान में उतर रहा है तो उसे केवल अपनी जो वास्तविक एनर्जी है उसका उपयोग करना है, किसी दवा के सहारे उसका आगे नहीं बढ़ना है। तो ये डोपिंग टेस्ट कहलाता है, जिसमें कुछ दवाओं को बैन किया गया है। यदि खिलाड़ी उसका उपयोग करते हुए पकड़ा जाता है, यदि इसने उसका उपयोग किया है उस खेल मैदान में, तो उसे उस पर्टिकुलर खेल से बाहर कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है स्टिमुलेंट। ज्यादातर जो रहते हैं इसके एडिक्शन नहीं माना जाता, इसका एडिक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जिन्हें इसकी आदत हो जाती है, जो इसका एडिक्ट हो जाता है, उसमें बहुत अधिक घबराहट होती है, उसकी मांसपेशियों में ऐंठन होने लग जाती है। और इसमें लास्ट है वो है हेलुसिनेटिंग। हेलुसिनेटिंग जो रहता है वो रहता है कि खुशी की फीलिंग कराने वाला, ये हमको हैप्पीनेस फील कराता है, ये खुशी का अनुभव कराता है। इसे लेने से जो व्यक्ति है वो काल्पनिक दुनिया में चला जाता है। जैसे यह वो कल्पना की दुनिया से परे होकर बात करने लग जाता है। उसको कभी अचानक इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कभी उसकी क्रियाविधि है बढ़ जाती है, कभी इसकी क्रियाविधि है वो कम हो जाती है। मतलब ये मस्तिष्क पे है वो भिन्न भिन्न प्रकार का असर दिखाता है। और अचानक जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की उत्तेजना बढ़ती है या उसकी क्रियाविधि बढ़ती है तो वो हंसने लग जाता है, और जब इसकी क्रियाविधि कम हो जाती है तो क्या होता है, वो हंसते हंसते अचानक रोने लग जाता है। तो ये होता है हेलुसिनेटिंग। तो ये हो गए हमारे ड्रग के 4 प्रकार। अब जिन रूपों में इसको लिया जाता है तो कौन कौन से रूप है वो हम देख लेते हैं। इसको जिस रूप में लिया जाता है, जिन दवाओं के रूप में लिया जाता है, वो सबसे पहले है ओपियोइड। ओपियोइड के रूप में लिया जाता है, जिसको इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है ऑप्टिमम सोमिनिफेरम। सोमिनिफेरम या एक और जिससे प्राप्त किया जाता है वो है पेपेवर सोमिनिफेरम। इन दोनों से प्राप्त किया जाता है अफीम, जो एक ड्रग है, इससे प्राप्त किया जाता है अफीम। और ये जो अफीम है इससे प्राप्त होता है मॉर्फिन और मॉर्फिन से प्राप्त होता है हेरोइन, जो एक बहुत ही हार्मफुल या खतरनाक ड्रग है जिसका उपयोग किशोरों के द्वारा किया जा रहा है। ये जो हेरोइन है ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है जो कि होता है टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग एक मादक पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका जो हेरोइन का उपयोग जो किया जाता है या तो पाउडर के रूप में इसको खाया जाता है या
इसको सूंघा जाता है नाक के द्वारा और या फिर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अब इंजेक्शन के लिए किसी डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, खुद ही उसका इंजेक्शन है वो लेते चले जाते हैं। अब इंजेक्शन से लेते हैं तो इससे बहुत सारी संक्रामक बीमारियां हो सकती है, चाहे वो एड्स हो या हेपेटाइटिस बी हो, ये रोग इससे होते हैं। इसके अलावा ये जो हेरोइन का जो उपयोग करते हैं, जो किशोर उपयोग करते हैं, तो उनकी आंखें क्या हो जाती है, पुतलियां छोटी छोटी हो जाती हैं और ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब प्रकाश से ये दूर भागने लग जाते हैं। और यदि इसका अधिक उपयोग किया जाए तो वही होता है कि इनकी मांसपेशियों में बहुत ज्यादा ऐंठन होने लगती है। तो ये तो हुआ पहला ऑपॉइड के बारे में। और दूसरा है कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स जो प्राप्त होता है वो है कैनाबिनस सटाइवा। इसका जो लोकल नाम है वो आप जानते हैं, वो क्या है, भांग। ये भांग भी लिया जाता है किसके रूप में, एक बहुत बड़ा व्यसन है ये। तो ये जो प्राप्त किया जाता है भांग के पौधे से, तो इसमें अलग अलग पौधे होते हैं, एक तो इसका मेल प्लांट रहता है, दूसरा फीमेल प्लांट रहता है, तो इनसे प्राप्त किया जाता है। इस कैनाबिनस सटाइवा के मेल प्लांट से जो प्राप्त किया जाता है, उसके पत्तियों को सुखा के, तो वो कहलाता है भांग। ये क्या होता है, मेल प्लांट की पत्तियां जो रहती हैं उनका पाउडर बना के जो लिया जाता है वो भांग कहलाता है। फीमेल प्लांट की जो मंजरी रहती है, मंजरी समझते हैं, उसमें जैसे आप तुलसी में देखते हैं उसकी छोटे छोटे दाने या बीज जैसी रचना रहती है, वो कहलाती है उसकी मंजरी। उसकी जो मंजरी रहती है उसका पाउडर जो लिया रहता है, पाउडर बनाया जाता है, वो कहलाता है गांजा। और तीसरा जो है, इसकी पत्तियों और तने के ऊपर जो वैक्स जमा रहता है, उस वैक्स का यदि पाउडर बनाया जाए तो वो कहलाता है चरस। तो एक ही पौधे से 3 प्रकार के नशे हमको मिलते हैं, भांग, गांजा और चरस। इसका जो उपयोग किया जाता है वो अलग अलग रूपों में, या तो इसमें गोली बना के खाई जाती है, या फिर इसको किसी मिष्ठान के साथ मिला के लिया जाता है, अथवा इसको चिलम में भर के इसका उपयोग किया जाता है। और तीनों जो रहते हैं ये बहुत अधिक हार्मफुल रहते हैं, बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने वाले रहते हैं। इनके उपयोग से क्या होता है, हार्ट बीट जो है वो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पास में रहने वाला व्यक्ति भी उसकी हार्ट बीट को आसानी से सुन सकता है। और ये इसमें कल्पना की दुनिया में चला जाता है। कल्पना की दुनिया मतलब ऐसे काम वो सोचने लग जाता है जो पॉसिबल नहीं है, कि जैसे वो रंगों को पकड़ सकता है, आवाज को है वो आवाज को भी पकड़ सकता है, या फिर आसमान में वो चल सकता है, पानी में दौड़ सकता है। तो ऐसी चीजें जो कल्पना के बाहर की हो, वो ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है, किसके उपयोग से, कैनाबिनॉइड्स के उपयोग से। तीसरा जो है वो है कोका एल्केलॉइड्स। कोका एल्केलॉइड्स है, ये प्राप्त किया जाता है इरिथ्रोजाइलम कोका से। इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। और इससे जो प्राप्त होता है ड्रग है वो है कोकीन। ये जो कोकीन रहता है ये व्हाइट कलर का रहता है, जो कि इसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं रहती है और किसी प्रकार की कोई इसमें टेस्ट नहीं रहता, मतलब टेस्टलेस रहता है, ओडरलेस रहता है। और ये कैसा रहता है, व्हाइट कलर का पाउडर रहता है कोकीन। तो ये जो रहता है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने का काम करता है। और ये जो कोका एल्केलॉइड्स है ये आभासी दुनिया में ले जाता है व्यक्ति को, आभासी दुनिया में ले जाता है। और साथ में जो किशोर है या जो व्यक्ति इसका सेवन करता है उसकी सतर्कता को बढ़ाता है। सतर्कता को बढ़ाने के साथ साथ उसके जो जागने की क्षमता है, रातों में जागने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। तो इसलिए क्या करते हैं जो किशोर इसका सेवन करते हैं, अपने रात में जागने के लिए, अपने पढ़ाई की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए क्षणिक रूप में अपने पढ़ाई की स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन असर क्या होता है इसका ठीक उल्टा,
कुछ दिनों तक तो उसकी जागने की क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन धीरे धीरे लगातार इसके उपयोग से क्या हो जाता है, इसका जो किशोर है इसका आदी हो जाता है, और आदी होने की वजह से उसकी मेमोरी जो पावर है जितनी स्ट्रांग पहले रहती है उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे इसका लॉस होने लग जाता है, उसकी याददाश्त है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। तो ये जो इसके अलावा एक और चौथा है जो एग्जाम में तुम्हारे पूछा जाता है वो है LSD। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। LSD इसका पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल अमाइड। लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल एमाइड इसका ये पूरा नाम है, और ये जो प्राप्त किया जाता है वो है कैल्विसेप्स पर्प्यूरिया से। ये कवक का नाम है जिससे इसे प्राप्त किया जाता है, कैल्विसेप्स पर्प्यूरिया से। ये जो LSD जो रहता है ये पानी और अल्कोहल में तो घुलनशील होता है, तो इसके सेवन से क्या होता है, जो व्यक्ति है अपना मानसिक संतुलन खो देता है। लगातार किसी भी चीज का उपयोग किया जाए तो वही परिणाम होगा उसका, ये अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और यदि गर्भवती स्त्री इसका यदि उपयोग करती है तो उसमें गर्भपात जैसी घटना हो सकती है। अब ये हुआ इतनी दवाओं के बारे में जो, या नशीली वस्तुओं के बारे में जो किशोर अवस्था में ली जाती है या जिनका व्यसन किया जाता है। अब दूसरा, ये तो ड्रग के बारे में हुआ, अब दूसरा है अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में आप सभी जानते हैं। अल्कोहल जो है वो मेनली किस रूप में लिया जाता है, इथाइल अल्कोहल के रूप में। इथाइल अल्कोहल के रूप में लिया जाता है ये जो अल्कोहल है इसका इसकी जो शुरुआत होती है, उसका जो उपयोग किया जाता है नॉर्मली दवाओं में किया जाता है। दवाओं में जितने भी कफ सिरप रहते हैं या सर्दी के जो सिरप रहते हैं उसमें अल्कोहल बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है इसका सेवन कर रहा है तो वो आराम से सो जाता है, उसको अच्छी नींद आ जाती है और वो उसको फ्रेश लगता है। लेकिन यदि इसी का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में जब किया जाए तो वो क्या हो जाता है, नशा बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है। तो हम आज जो सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, सैनिटाइजर मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो हाथ धोने के लिए बगैर पानी के एक बोतल में आता है जिसका उपयोग हाथ धोने के लिए किया जाता है, तो ये सैनिटाइजर में 80% अल्कोहल पाया जाता है। तो ये अल्कोहल जो है साधारण वातावरण में नहीं मिलता है, इसको बनाया जाता है। किस रूप में बनाया जाता है, बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में, चाहे वह अंगूर है, सेब है, चावल है, गेहूं है, आलू या फिर गन्ना है, शक्कर है, तो इन सब में किण्वन की प्रक्रिया कराई जाती है और क्या बनता है, अल्कोहल। और इसी अल्कोहल का उपयोग जो है वो बियर है, रम है, विस्की है, ब्रांडी है, इन सब के रूप में, व्यसन के रूप में किया जाता है। इसका दुष्प्रभाव जो होता है, तो इसमें आपने देखी होगी कि जो शराबी व्यक्ति रहता है उसमें क्या होता है कि उसके चलते समय उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं, वो सीधा नहीं चलता है। दूसरा, उसकी बोलते समय यदि आपने उससे बात करी होगी तो आपको समझ में आया होगा उसकी आवाज में हकलाहट आने लग जाती है, वो अटक अटक के बोलता है, उसकी सुनने की क्षमता और देखने की क्षमता में कमी आती है। और फिर ज्यादा यदि सेवन कर लिया तो क्या हो जाता है, उसको वॉमिटिंग होती है। ये लक्षण है। इसके अलावा सबसे जो हार्मफुल स्टेज जो रहती है उसमें क्या होता है, ये इसका जो लीवर रहता है, लीवर के ऊपर फैट का जमाव होने लग जाता है, वसा का जमाव होने लग जाता है और धीरे धीरे वो डैमेज होने लग जाता है। किडनी जो इफेक्टेड होती है, तो किडनी में क्या होता है कि हमको मालूम है कि किडनी जल के पुनः अवशोषण का काम करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जल के पुनः अवशोषण की क्षमता है वो घट जाती है, जिससे बार बार उसको यूरिन से संबंधित क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। फिर इसको भोजन निगलने में गले में लगातार छाले होने लग जाते हैं, इंटेस्टाइन में छाले होने लग जाते हैं, तो इससे भोजन निगलने में इसको परेशानी होती है। याददाश्त धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है, शरीर इसका कमजोर हो जाता है। और साथ में इन सब के बाद क्या होता है कि इसकी पारिवारिक स्थिति बिगड़ जाती है, परिवार वालों से संबंध बिगड़ने लगते हैं, और साथ में उसके आसपास के जितने लोग रहते हैं तो वो धीरे धीरे उनसे वो कटने लग जाते हैं, उनसे दूर होने लग जाते हैं। तो इतने सारे दुष्प्रभाव इसके रहते हैं अल्कोहल के। इसके अलावा और जो एडिक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है तंबाकू और सिगरेट या स्मोकिंग, जिसका जो
बहुत अधिक मात्रा में जिसका सेवन किया जाता है लोगों के द्वारा, और उसका जो परिणाम क्या होता है कि उसमें लंग कैंसर और गले का कैंसर, ये सब बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो इतने एडिक्शन, इसके इतने नुकसान होने के बावजूद भी क्या करते हैं, किशोर इसका लगातार उपयोग करते जा रहे हैं। तो अब जब उपयोग कर रहे हैं तो क्या किया जाना चाहिए, इससे बचाव के उपाय ढूंढे जाने चाहिए। तो बचाव के लिए क्या किया जाता है कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर, रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कि जिसमें जो इस एडिक्शन से ग्रसित है, जो इस व्यसन से ग्रसित है, उसका बहुत तरीके से वहां पर बहुत अच्छे से इलाज किया जाता है, उसको पर्याप्त दवा दी जाती है, उसे घरेलू माहौल दिया जाता है, उसके एकाकीपन को दूर किया जाता है और उसे वापस अपने ही स्थान पर जैसा पहले था उसी जगह पे वापस लाया जाता है। तो वो कहलाता है रिहेबिलिटेशन। और जिस सेंटर पे ये काम किया जाता है, जिस केंद्र पर ये काम किया जाता है, वो कहलाता है रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ऐसे इस रोग से ग्रसित या इस व्यसन से ग्रसित जो भी हैं, तो उन्हें पक्का इलाज दिया जाना चाहिए। उनके परिवार वाले जो रहते हैं उस किशोर के उसे एकाकीपन से दूर करना चाहिए, उसे ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाना चाहिए कि वापस उस जगह पे वो न जा पाए। इसके बारे में किशोर अवस्था, उसके व्यसन और उससे इलाज के बारे में। अब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा रोग आजकल जो बहुत अधिक बढ़ रहा है, वो है क्या है, कैंसर। कैंसर इसको कहा जाता है अबुर्द। कैंसर की जो शुरुआत होती है, हमको मालूम है कि किसी भी प्रकार की यदि हमारे शरीर कहीं से भी चोट लगती है या कट जाता है, तो क्या होता है, कुछ दिन बाद वहां की कोशिकाएं विभाजित होती हैं। विभाजित होने के बाद जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाती है। चाहे आपका चाकू से कट जाए या ब्लेड से कट जाए, किसी से चोट लग जाए, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद पहले जैसी स्किन थी वैसी की वैसी हो जाती। मतलब वहां की कोशिका विभाजित हुई, उसने उन दोनों को जोड़ दिया और कोशिका पहले जैसे नॉर्मल हो। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कोशिका का जो विभाजन है लगातार 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 बढ़ता चला जाता है। वही कोशिका वही बार बार विभाजित होती जाती है और एक गांठ का रूप ले लेती है, ट्यूमर का रूप ले लेती है। तो ये कोशिकाओं का जो अनियंत्रित विभाजन है, अनियंत्रित जो विभाजन होता है, वो क्या कहलाता है, ट्यूमर या कैंसर, या ये कहलाता है कैंसर। और ये ट्यूमर या कैंसर कहीं भी हो सकता है सिर्फ, लेकिन वहां नहीं होता जहां की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। एक तो हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि वहां की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, और दूसरा लीवर। दो जगह है ये जो कैंसर रोग है वो नहीं हो सकता। ये दो भाग है जो कैंसर से ग्रसित नहीं हो सकते। तो इसमें ये जो ट्यूमर है दो प्रकार का होता है। एक तो कहलाता है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा कहलाता है मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर मतलब होता है कि ऐसे स्थान पे, ऐसे अंग में होने वाला ट्यूमर जो कि केवल उसी स्थान से संबंधित रहता है। मान लीजिए कि ये अमाशय में हुआ तो केवल अमाशय संबंधित होगा, यूट्रस में हुआ तो केवल यूट्रस से संबंधित होगा। तो ये केवल उसी अंग को प्रभावित करता है, दूसरे अंग पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो कहलाता है बिनाइन ट्यूमर। अब इस बिनाइन ट्यूमर चूंकि एक ही अंग से संबंधित रहता है, तो क्या होता है कि मेन इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है, ऑपरेट करके या सर्जरी के द्वारा उस पार्ट को निकाल दिया जाता है। यदि वो शरीर के लिए आवश्यक नहीं है तो उस कंडीशन में इसको निकाल दिया जाता है और बाकी फिर शरीर है वो स्वस्थ हो जाता है। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो रहता है वो दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है, अपने आसपास के अंगों को प्रभावित करता है, जिससे कैंसर के जो कैंसर है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। और फिर क्या होता है, ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता चला जाता है, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। ये जो कैंसर जो रहता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बिनाइन की अपेक्षा अधिक घातक होता है और बहुत स्पीडली या बहुत तीव्र गति से ये अपनी वृद्धि करता है। कैंसर के 4 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार इसके। पहला है कार्सिनोमास, दूसरा सार्कोमास और तीसरा है लिम्फोमास।
ये 3 प्रकार हो गए। सबसे पहला है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास जो कैंसर रहता है ये रहता है एपिथेलियल टिश्यू से संबंधित, एपिथेलियल टिश्यू में होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू किसी भी अंग में सबसे ऊपरी परत है वो कहलाता है एपिथेलियल। तो मेन जो ये कार्सिनोमास ये होगा ये होता है माउथ में, ईसोफेगस में, और कहाँ पाया जाता है ये इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे होने वाला जो कैंसर है वो कौन से प्रकार का रहता है? कार्सिनोमास। सार्कोमास जो रहता है वो कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जहां पाए जाते हैं वहां पर रहता है कौन सा? सार्कोमास। और ये पाया जाता है किसमें? अस्थि और उपास्थि में। तीसरे प्रकार का है लिम्फोमास। लिम्फोमास जो पाया जाता है वो पाया जाता है लिम्फ ग्लैंड में, लसिका ग्रंथियों में, लसिका अंगों में, और साथ में पाया मेन है ये ब्लड कैंसर। ब्लड में होने वाला जो कैंसर है वो कौन सा प्रकार कहलाता है? लिम्फोमास। अब देखते हैं कैंसर के सिम्टम्स, कैंसर के जो कारण या कैंसर के जो लक्षण है कि कैंसर होता है जब, तो किन लक्षणों के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। सबसे पहला जो लक्षण है वो है दर्द रहित गांठ होना। यदि हमारे शरीर के किसी भी भाग में ऐसी गांठ हो रही है जिसमें किसी प्रकार का दर्द नहीं है तो वो कैंसर हो सकता है। 100% नहीं है कि कैंसर है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। यदि इस प्रकार की गांठ कहीं दिखती है हमको, यदि छूने से महसूस होती है, तो तुरंत किसी चिकित्सक से सलाह लिया जाना चाहिए जिससे उसका सही समय पर इलाज है वो हो सके। दूसरा है कि हमारे शरीर में बहुत सारे तिल और मसे पाए जाते हैं, सभी के शरीर में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो ये तिल और मसे के रंगों में अचानक यदि परिवर्तन होता है, यदि अचानक परिवर्तन होता है तो वो कैंसर का कारण हो सकता है, या कैंसर के लक्षण वो दिख सकते हैं या हो सकता है। तीसरा है यदि मुंह में जो छाले हैं वो बहुत दिनों तक हैं और ठीक नहीं हो रहे तो वो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा यदि आमाशय जो है उसमें छाले हों, उसमें जलन हो, यदि किसी भोज्य पदार्थ को खाने में तकलीफ हो रही है, वो निगलने में ये तकलीफ हो रही हो, तो वो कैंसर हो सकता है। इसके अलावा यदि जो हमारे डेली रूटीन के कार्यक्रम है, जो शौच की क्रिया है, यदि उसमें बदलाव हो रहा है, दस्त लग रहे हैं बार बार जो रुक न रहे हो, तो ये सब जो सिम्टम्स हैं वो कैंसर के हो सकते हैं। यदि इस प्रकार का बदलाव अचानक हमारे शरीर में दिखाई देता है, या फिर फेफड़ों में संक्रमण यदि बार बार हो रहा हो, उसमें म्यूकस का सिक्रेशन बार बार हो रहा हो, तो ये सब जो है इसे तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क किया जाना चाहिए ताकि समय रहते सही टाइम पर इसका इलाज किया जा सके। ये तो कैंसर के लक्षण हो गए। और उसके बाद कैंसर का जो इलाज है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेन इलाज है कि यदि ऐसा कोई अंग जिसका शरीर में ज्यादा कुछ काम नहीं है, जैसे, तो उससे सर्जरी के द्वारा उस पार्ट्स को निकाल दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, इसके द्वारा किसका कैंसर का इलाज किया जा सकता है। अब तीसरा है हमारा स्व उपचार या सेल्फ ट्रीटमेंट। सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि गांव में हमने देखे होंगे कि अब बहुत सारे चिकित्सक, बहुत गांव में चिकित्सक तो रहते नहीं है, तो वहाँ पे नीम हकीम से इलाज कराया जाता है। नीम हकीम या फिर उसको कहा जाता है कि जो झोला छाप जो डॉक्टर रहते हैं उनसे इलाज करवाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब उन्हें पर्याप्त ज्ञान तो नहीं रहता है, लेकिन थोड़े से अनुभव की वजह से वो आसपास के लोगों का इलाज करते चले जाते हैं। किसी ने कहा कि मेरा पेट दर्द हो रहा है तो उसने एक दवा निकाल के दे दिया, फिर बोला कि सिर दर्द हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट कर लिया। अब इसका परिणाम क्या होता है, लगातार बहुत अधिक दवा लेने की वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है, और जब तबीयत बिगड़ जाती है तो फिर वो कहाँ आते हैं, शहरों की ओर, किसी अच्छे डॉक्टर की ओर। तब तक तो बहुत टाइम हो गया रहता है। तो इस प्रकार का जो इलाज है, इन इलाज से बचना चाहिए। और
एक और रहता है जिसको स्व उपचार के नाम से जाना जाता है। स्व उपचार मतलब खुद का उपचार करना। हम घर बैठे बैठे डॉक्टर बन जाते हैं। यदि हमें बुखार हुआ तो हमने क्रोसिन ले ली, पेट दर्द हुआ तो घर में एक टैबलेट है उसको हमने खा लिया, हाथ पांव दर्द हुआ तो और कुछ दवा खा लिया। इसके बाद फिर मेडिकल शॉप में जाके खड़े हो जाते हैं। मेडिकल शॉप में हमने ये कहा कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, मेडिकल शॉप वाले ने एक दवा निकाली, वो दे दी। फिर कहा सिर दर्द हो रहा तो दूसरी दवा निकाली। फिर हमने कहा कि हमको सर्दी भी लग रही तो उसने तीसरी दवा निकाली। इस प्रकार दवा है वो देते चला जाता है, हम उसको खाते चले जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि वो दवाओं का साइड इफेक्ट होने लग जाता है। साइड इफेक्ट में क्या होगा कि हमारा सिर दर्द होता है, हमको वॉमिटिंग होने लग जाती है, और जो पेट दर्द जो बहुत कम था वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रकार के उपचार से बचा जाना चाहिए। यदि मेडिकल शॉप वाला ही यदि दवा देने लग जाए अपने मन से तो फिर डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बच्चे यदि स्टूडेंट यदि खुद ही पढ़ने लग जाए तो टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्डिंग यदि घर के ही लोग बनाने लग जाए तो इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यदि हम खुद अपना ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो डॉक्टर की क्या जरूरत पड़ेगी, हम अपना ट्रीटमेंट खुद ही करते चले जाते हैं। तो इस सेल्फ ट्रीटमेंट से बचा जाना चाहिए। जहां तक संभव हो सके कि बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, जो अच्छे चिकित्सक हैं उनके पास जाया जाना चाहिए। क्योंकि चिकित्सक के पास जब आप जाते हैं तो वो चिकित्सक क्या करता है, पहले आपकी पूरी हिस्ट्री पूछता है। यदि मान लो कि आपको पेट दर्द है तो ये आपसे पूछेगा कि वो पेट दर्द कब से हो रहा है, कि आपने क्या क्या खाया था और इसके पहले आपको कब पेट दर्द हुआ है। उतनी सारी इंफॉर्मेशन के बाद, उतनी सारी जानकारियां जुटाने के बाद क्या करता है, वो आपको सही दवा देता है। इसके बाद आपने कहा कि मुझे पेट दर्द के साथ साथ सिर दर्द भी हो रहा है, तो सिर दर्द के लिए वो दवा जरूर देंगे, लेकिन क्या होगा उस कॉम्बिनेशन के साथ देंगे कि दोनों का कॉम्बिनेशन सही बैठना चाहिए और उसका वो इलाज सही तरीके से करते हैं। तो ये जो इलाज है, और यदि हमने सेल्फ ट्रीटमेंट लिया तो फिर क्या होता है, सेल्फ ट्रीटमेंट लेने के बाद में हमें जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। पॉसिबल है लेकिन थोड़ा सा हमें भी चाहे आर्थिक रूप से हो या शारीरिक रूप से हमें तकलीफों को भोगना पड़ता है। तो इसलिए जहां तक हो सके हमें सेल्फ ट्रीटमेंट से, स्वयं के उपचार से बचना चाहिए। तो ये हुआ हमारे आज के टॉपिक, जिसमें हमने जो पढ़ा वो किशोर अवस्था और व्यसन के बारे में, कैंसर के बारे में और स्व उपचार के बारे में। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पहले मैंने बताई थी LSD के बारे में। इसका कि LSD क्या है, तो इसमें आपको इसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, लाइसर्जिक एसिड डाइमिथाइल, जो किससे मिलता है, कैल्विसेप्स पर्प्यूरिया नामक कवक से ये प्राप्त होता है। फिर व्यसन में जितने ड्रग के टाइप्स हमने पढ़े हैं वो ड्रग के टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है। अल्कोहल के प्रभाव मनुष्य के शरीर में क्या क्या पड़ते हैं, कैंसर पे शॉर्ट नोट्स पूछता है। इसके शॉर्ट नोट्स में चाहे वो कैंसर के प्रकार हो या कैंसर के लक्षण, और स्व उपचार के लिए ये शॉर्ट नोट्स आपसे पूछ सकते हैं।